नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कणों का निकाय तथा घूर्णी गति। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो द्रव्यमान केंद्र चल रहा था। हम लोग द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान के अंदर अपने सबसे पहले जो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर रहे थे वो ज्ञात कर रहे थे द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र। अपना टॉपिक था द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र हम लोग क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। देखिए, द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से अपने एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये ओ है। यहाँ एक पॉइंट P1 है और इस जगह एक पॉइंट P2 है। ये मान लिया पॉइंट P2 है। यहाँ जो कण रखा है उसका द्रव्यमान M1 है और यहाँ जो कण रखा है उसका द्रव्यमान M2 है। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। हालांकि अपने इसे सेंटर ऑफ मास है या नहीं ये बात अपने इसमें प्रूव करेंगे। और ये जो दूरी अपने ले रहे थे ये ले रहे थे RCM वेक्टर, और ये जो विस्थापन सदिश है इनका ये RC1 और RC2 वेक्टर हम लोग ले रहे थे। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जो लास्ट वीडियो था उसमें कर चुके हैं। और यदि बिंदु C द्रव्यमान केंद्र है तो अपने लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, तो द्रव्यमान केंद्र जो है उस द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं MRC1 वेक्टर प्लस M2 RC2 वेक्टर बराबर 0। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र जो है, द्रव्यमान केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई पिंड या निकाय, उसमें वह बिंदु जिसमें उस पिंड की गति की व्याख्या के लिए उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान लें, वो बिंदु अपना क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, और दूसरी परिभाषा के अंदर हम लोगों ने बोला था कि किसी भी निकाय या पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष विभिन्न कणों के द्रव्यमानों तथा उनके स्थिति सदिशों का गुणनफल जो है उनका योग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यदि ये अपना पॉइंट C सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास यदि ये पॉइंट होगा तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, विभिन्न कण जो है उनके द्रव्यमान, ये जैसे M1 और M2 है, इनके द्रव्यमान तथा इसके सापेक्ष इनके स्थिति सदिशों, जैसे RC1 और RC2 यहाँ पर क्या है, स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष, इस द्रव्यमान के अंदर C के सापेक्ष। तो विभिन्न कणों के द्रव्यमानों तथा उनके स्थिति सदिशों के गुणनफलों का योग, ये विभिन्न कणों के द्रव्यमान हो गए और इनके स्थिति सदिशों से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और उनका क्या करना है, आपको योग करना है, जोड़ करना है। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें बताता है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। ठीक है, आगे अपने इसके अंदर ये देख सकते हैं कि यदि इस त्रिभुज को अपने देखें तो इसके अंदर हमारा जो R1 वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है अपना RC1 प्लस RCM वेक्टर के बराबर है। यहाँ से यदि RC1 वेक्टर का मान अपने ज्ञात करें तो वो आएगा RC1 माइनस का RCM वेक्टर। कितना आएगा, RC1 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर। इसी प्रकार अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, RC2 ज्ञात कर सकते हैं, RC2 वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं, और वो कितना आएगा, R2 माइनस RCM वेक्टर। तो ये यदि समीकरण 1 माने, ये 2 और ये समीकरण 3 बन जाती है। अपना RC1 वेक्टर किसके बराबर है, R1 वेक्टर माइनस के RCM वेक्टर के बराबर है। इसी तरीके से RC2 वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर के बराबर है। समीकरण 2 और 3 हमारे पास में जो भी है, समीकरण 2 को और 3 को अपने कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यदि समीकरण 2 और 3 को कहाँ रखा जाए, समीकरण 1 में रखा जाए, तब देखिए आपके पास में क्या मान बनता है। यदि यहाँ इसे रखूँ मैं तो ये बनता है m1 R C1 की जगह
R1 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर प्लस का M2 और R2 माइनस का RCM वेक्टर बराबर 0, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं हम लोग M1 R1 माइनस का M1 RCM वेक्टर प्लस का M2 R2 वेक्टर माइनस का M2 RCM वेक्टर और किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम लोग देखें तो इन दोनों को आप लोग एक साथ लिख दो, ये बनेगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर माइनस का यहाँ कौन कॉमन आ सकता है, RCM वेक्टर कॉमन आ सकता है। तो RCM वेक्टर यदि कॉमन लेते हो तो M1 प्लस M2 बचता है जो किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। सारी बातें फिर से बताता हूँ आपको। अपनी क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र जो है उस द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से लिख रहे हैं M1 RC1 प्लस M2 RC2 वेक्टर और बराबर किसके है 0 के। ऐसा हम लोगों ने लिखा है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी। R1 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, RC1 वेक्टर प्लस RCM वेक्टर के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ से RCI वेक्टर का यदि मान ज्ञात किया जाए तो RCI वेक्टर जो है उसका मान आता है R1 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर, और RC2 का इसी प्रकार मान ज्ञात करेंगे तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और RCM वेक्टर जो है वो क्या रहेगा RCM वेक्टर रहेगा। यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे कण M1 हो चाहे कण अपना M2 हो, मतलब M1 द्रव्यमान का कण हो या M2 द्रव्यमान का कण हो, उनका द्रव्यमान केंद्र तो एक ही पॉइंट होना है, एक ही पॉइंट पर होना है। तो एक ही पॉइंट पर अगर होगा तो उसका स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष जो होगा वो क्या होगा, सेम एक समान होगा। तो ये RCM वेक्टर है और M2 वाला जो है उसके लिए भी कितना है RCM वेक्टर है। समीकरण 2 और 3 जो है उसे उठा करके अपने कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यदि अपना ऐसा करते हैं तो ये बनता है M1 R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर किसके बराबर 0 के बराबर। तो ये बनता है M1 R1 वेक्टर माइनस M1 RCM वेक्टर प्लस M2 R2 माइनस M2 RCM वेक्टर बराबर किसके 0 के। तो इससे अपने पास में ये समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसे थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बराबर RCM वेक्टर M1 प्लस M2। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, RCM वेक्टर का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। RCM वेक्टर जो अपना क्या आएगा, वो आएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपोन क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा M1 प्लस M2, क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अपने किसका मान है, RCM वेक्टर का मान है। RCM वेक्टर इक्वल M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये जो अपने पास में समीकरण बनी है ये क्या है, ये द्रव्यमान केंद्र जो है उस द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का समीकरण है, ठीक है। जो अपने पास में द्विकण तंत्र है उसके स्थिति सदिश का अगर अपने मान देखें तो वो किसके बराबर आता है, RCM वेक्टर के बराबर आता है, जो अपने समीकरण स्टार जिसे लगाइए उसके बराबर आता है, ठीक है। तो RCM वेक्टर आप लोग देख सकते हो, RCM वेक्टर किसके बराबर है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, जो द्रव्यमान केंद्र है द्विकण तंत्र का उसका स्थिति सदिश हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने को ये बोलता कि M1 बराबर M2 बराबर किसके, M के, यदि M1 और M2 किसके बराबर होते, M के बराबर होते, तो अपने पास में क्या आता, तो आता RCM वेक्टर इक्वल M को कॉमन ले लेता हूँ साथ के साथ M को कॉमन ले लिया तो M1 की जगह भी M और M2 की जगह भी M, तो ये बना M R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर M1 प्लस M2, यानी M और M कितना है, M 2M, M से M कैंसिल। RCM वेक्टर किसके बराबर, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन 2 किसके बराबर, RCM वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन 2 के बराबर बनता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, द्रव्यमान केंद्र जो है उसके लिए आप लोग उसके स्थिति सदिश जो है उसका स्थिति सदिश का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं, यदि इसी को अपने कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर पढ़ते तो कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर अपने पास में ये किस प्रकार से प्राप्त होते। इसी समीकरण की बात कर रहे हैं जो समीकरण स्टार के नाम से आपको सामने दिख रही है। ये से यदि अपने कार्तीय निर्देश तंत्र की बात होती है तो कार्तीय निर्देश तंत्र में देखिए आप लोग इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। अपने लिखेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो। कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर एक तो जब अपने पॉइंट P1 की बात करते हैं तो पॉइंट P1 पर जो आपका M1 द्रव्यमान है उसका स्थिति सदिश क्या होगा, x1 और y1, ठीक है। उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 और y1 होंगे। इसी तरीके से जो आपका पॉइंट P2 है उसके निर्देशांक y2 और x2 और y2 होंगे। इसी तरीके से जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसका xm और ycm होगा, ठीक है। तो x1 y1, x2 y2, xm और ycm ये क्या होंगे, उसके स्थिति सदिश होंगे। निर्देशांक है ये अपने पास में, ये क्या होंगे, उनके निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से यदि आप लोग स्थिति सदिश ज्ञात करते, r1 वेक्टर ज्ञात करते हैं तो ये बनता x1 ik प्लस y1 jk। r2 वेक्टर ज्ञात करते तो ये क्या बनता, ये बनता x2 ik प्लस y2 jk। और RCM वेक्टर बनता XCM ik प्लस YCM jk, ठीक है। ये तीन मान बनते। R1 वेक्टर का बनता x1 ik प्लस y1 jk, R2 का बनता x2 ik प्लस y2 jk और RCM वेक्टर का बनता XCM ik प्लस YCM jk। ये तीन मान हमारे पास में क्या हो जाते, प्राप्त हो जाते। और इन तीनों मानों को अपने क्या कर देते, ये जो समीकरण आपको दिख रही है स्टार, इस समीकरण स्टार में रख देते। यदि अपना ऐसा करते तब RCM जहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये RCM जहाँ लिखा हुआ है यहाँ ये मान आपको प्राप्त हो जाता। आपको मिलता XCM ik प्लस YCM jk। क्या मिलता, XCM ik प्लस YCM jk। और किसके बराबर आता है ये आता M1 और R1 की जगह क्या आता, x1 ik प्लस y1 jk प्लस M2 और R2 वेक्टर की जगह आता x2 ik प्लस y2 jk। अपोन में क्या लिख देते, अपोन में लिख देते M1 प्लस M2, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देते। अगर कंपैरिजन करते किसके, आई कैप के गुणांकों की, तो XCM इस तरफ से आता और यहाँ आई कैप जो है उसके साथ में क्या आता, फिर M1 x1 आता प्लस इसके साथ में क्या आता M2 x2 आता और अपॉन में M1 प्लस M2 आ जाता। तो XCM जो है उस XCM का मान कितना आता है, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन क्या आता, M1 प्लस M2 प्राप्त हो जाता। इसी तरीके से YCM यदि ज्ञात करते, क्या ज्ञात करते, YCM, तो अपने पास में यहाँ से क्या आता YCM, ये YCM है और फिर Y1 के साथ में क्या था M1 y1, M1 y1 क्योंकि J के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, प्लस क्या आता M2 y2, ये M2 ये y2 अपॉन में क्या था M1 प्लस M2 आता। तो ये अपने पास में कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं उसके अंदर XCM और YCM जो है उनके मान प्राप्त हो जाते हैं। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग वो कंडीशन लागू कर सकते हो कि यदि अपने क्या मान करके चले, यदि ये मान करके चले कि अपना M1 और M2 जो है वो क्या है, बराबर है किसके, अपना M1 और M2 बराबर है M के, तो भी आपको यहाँ से एक अलग मान जो है इसका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है।
तो द्विकण तंत्र जो है उसके लिए अपने क्या किया है, जो स्थिति सदिश है इसका द्रव्यमान केंद्र का, उस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो है वो अपने ज्ञात किया है कि जो द्विकण तंत्र अपने पास में होता है उसका जो स्थिति सदिश होता है या जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष कहाँ पर अपने स्थित होता है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका जो स्थिति सदिश है आरसीएम वेक्टर, उसका मान आता है m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2 के बराबर आता है। ये समीकरण आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि जो द्विकण तंत्र होता है उसके स्थिति सदिश का जो है पोजीशन वेक्टर या आप लोग बोल सकते हैं आरसीएम वेक्टर जो उसका मान क्या होता है। और यदि घटकों में बात करें तो एक्सियम और वाईसीएम जो है अपने को प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा आप लोग देख सकते हो कि यदि r1 r2 की बात करें तो इसकी जगह x1 x2 और y1 y2 यदि लिख दे तो वो किस में बन जाती है, समीकरण अपनी घटकों में बन जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं n कणों के निकाय का यदि अपने को द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो नया टॉपिक अपना n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो n कणों के निकाय का यदि आपको क्या करना हो, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मान लेंगे कि अपने पास में कोई एक पिंड है। ठीक है, अपने पास में क्या है, कोई एक पिंड है। वो जो पिंड है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, अनेकों कणों से मिलकर के बना हुआ है। यानी अपने पास में एक बहुकणीय क्या है, निकाय है। तो बहुकणीय निकाय यदि अपने पास में हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे, n कणों का निकाय बोलेंगे। यानी कोई एक पिंड है जिसमें कणों की संख्या क्या है, n है। तो उस n कणों के निकाय का यदि आपको क्या करना हो, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो तो देखिए इस तरफ अपने x और y ले लेते हैं। ये y है और ये हमारा x है और ये जो है क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ अपने क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वो बहुकणीय निकाय है। इसमें एक कण m1 है, एक कण m2 है, एक कण m3 है, एक कण m4 है और एक कण जो है वो क्या है, mn है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या है, बहुकणीय निकाय है। ये अपने पास में क्या है, उनके अलग अलग कण है, m1 m2 m3 m4 m5 और n तक द्रव्यमान उनके। ये जो अपने पास में इसे मान लेता हूँ r1 वेक्टर है, इसे मान लिया r2 वेक्टर है, इसे मान लिया r3 वेक्टर है, इसे मान लिया r4 वेक्टर है, इसे मान लिया rn वेक्टर है। इसे अपने क्या मान लिया, rn वेक्टर मान लिया। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, इसके स्थिति सदिश जो है उनके निर्देशांक है। आगे बात करते हैं अपने कि यदि अपने पास में यहाँ जो है ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। पॉइंट C जो है वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर ऐसा है तो इसका जो आपके पास में स्थिति सदिश जो होगा वो कितना होगा, आरसीएम वेक्टर होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अपने क्या किया है, एक बहुकणों का निकाय लिए और उसके अंदर कणों की संख्या कितनी लिए, n लिए। सभी कणों का अपने द्रव्यमान मान लिया। जैसे पहले कण से शुरू किया m1, फिर अपने m2, फिर m3 m4, ऐसे करते करते कौन आ गया, mn आ गया। और इनका क्या लिया है, अपने पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश लिए है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 r4 और rn वेक्टर। जैसे अपने द्विकण तंत्र के अंदर क्या किया था, एक पॉइंट को अपने मान लिया था, उनके बीच में जो पॉइंट था उसे मान लिया था सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से यहाँ अपने C जो है इसे क्या मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र है। यदि ये पॉइंट इसका द्रव्यमान केंद्र होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होगा, अपने पास में आरसीएम वेक्टर होगा। यदि ये पॉइंट इसका द्रव्यमान केंद्र है तब अब अपने क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान केंद्र जो है उसकी परिभाषा से आप लोग क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से लिखें। उससे पहले अपने एक तो जो आपके पास में कणों का निकाय है, इस निकाय का कुल द्रव्यमान देख लेते हैं। ठीक है, तो इस निकाय का कुल द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान
तो निकाय का कुल द्रव्यमान देखिए कितना आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ऐसे करते करते कौन आ जाएगा, mn आ जाएगा। ठीक है, mn अपने आ जाएगा। इसे आप लोग लिख सकोगे फिर समीशन mi 1 से लेकर के n तक। इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, mi, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, और ये किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर है। तो अपने पास में जो निकाय है उस निकाय का कुल द्रव्यमान कितना मान रहे हैं, अपने निकाय का कुल द्रव्यमान हम लोग ले रहे हैं कैपिटल M, कि जो निकाय अपने पास में है उस निकाय के अंदर कणों की संख्या n है, और सभी कण जो है उनके द्रव्यमान कितने, m1 m2 m3 और mn तक है। सभी कणों का यदि आप लोग द्रव्यमान जोड़ दोगे तो सीधी सी बात है कि यदि आप एक एक कण जो है निकाय का उनके द्रव्यमान लेते हो, उन सभी को जोड़ते हो, तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, निकाय का कुल द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जो मान रहे हैं अपने किसके बराबर है, कैपिटल M जो है इस कैपिटल M के बराबर है। ये जो आपके पास में लाइन लिखी गई थी m1 m2 m3, इसी को अपने किस में लिखा है, समीशन के रूप में लिखा है, mi 1 से n तक, और फिर अपने क्या किया है, समीशन को सोल्व किया है, तो क्या आ गया आपके पास में, कैपिटल M आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं बिंदु C के सापेक्ष, बिंदु C के सापेक्ष विभिन्न कणों के, विभिन्न कणों के स्थिति सदिश। तो आपके पास में जो अनेकों कण इसमें है, उन अनेकों कणों के स्थिति सदिश यदि आप लोग देखोगे किसके सापेक्ष, बिंदु C के सापेक्ष, तब देखिए आपको वो क्या प्राप्त होगा, तब आपको वो प्राप्त होगा RC1 वेक्टर। क्या प्राप्त होगा आपको, RC1 वेक्टर, RC2 वेक्टर, RC3 वेक्टर, इस तरीके से आपको जो है मान प्राप्त होगा। और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, R1 में से RCM वेक्टर को अपने घटाना पड़ेगा। RCI वेक्टर जो है इसे क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर अपने लिख देंगे। इसी तरीके से RC2 इक्वल क्या आएगा, R2 माइनस RCM वेक्टर आएगा। और इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो RC3 इक्वल किसके, R3 माइनस RCM, और RCN वेक्टर किसके बराबर, RN वेक्टर माइनस RCM वेक्टर के। इस तरीके से अपने को जो है मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या किया है, द्रव्यमान के अंदर जो अपने बिंदु C की बात कर रहे हैं, उस बिंदु C के सापेक्ष विभिन्न कणों का जो स्थिति सदिश है उसे ले रहे हैं। ठीक है, अब यदि अपने क्या करें, यदि माने कि बिंदु C जो है वो क्या है, द्रव्यमान के अंदर है, यदि बिंदु C जो है अपने लिखेंगे, यदि बिंदु C द्रव्यमान के अंदर है, यदि बिंदु C क्या है, द्रव्यमान के अंदर है, तो द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा से, यदि बिंदु C जो है वो अपने पास में क्या है, द्रव्यमान के अंदर है, तो द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा से अपने क्या लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा से अपने लिख सकते हैं कि अपने पास में द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा से आता है m1 RC1 वेक्टर प्लस m2 RC2 वेक्टर प्लस m3 RC3 वेक्टर प्लस ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, mn RCN वेक्टर, और किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी अपने पास में क्या आएगा, m1 RC1 वेक्टर प्लस m2 RC2 वेक्टर प्लस m3 RC3 वेक्टर, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, mn RCN वेक्टर, और किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये मान आपको 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, इन समीकरणों को लिख सकते हैं। अब अपने क्या करते हैं, हम लोग मान रखते हैं किनका, ये जो स्थिति सदिश है इन सभी स्थिति सदिशों का मान रखा जाएगा। तो ये आएगा m1 और RC1 वेक्टर जो आपके पास में लिखा हुआ है इसका आप लोग रखोगे मान, तो ये आएगा R1 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर। ठीक है, कितना आया, R1 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर प्लस का m2, और यहाँ आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस का, ये मान रख रहे हैं, माइनस का RCM वेक्टर
प्लस का एक और रख लेते हैं m3 और r3 वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर, और करते करते क्या आ जाएगा आपके पास में से, ये आ जाएगा mn और rn वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर बराबर 0। ये जो है आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, मान प्राप्त हो जाएंगे। तब अब देखिए आगे क्या होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इनको आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा m1 r1 वेक्टर प्लस, एक बार इसे छोड़ रहा हूँ मैं, इसे ले रहा हूँ, फिर इसे लूँगा और फिर अपने इसे लेंगे। तब देखिए ये क्या बनेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर के साथ m3 r3 वेक्टर के साथ, और ऐसे करते करते क्या आएगा, ऐसे करते करते आएगा mn rn वेक्टर। एक तो ये आएगा, और फिर अपने माइनस वाली ये जो टर्म्स आ रही है इन्हें लेंगे और माइनस को कॉमन लेते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का RCM वेक्टर, माइनस का क्या लिखा आपने, RCM वेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ m1 आएगा प्लस यहाँ से सिर्फ m2 आएगा और यहाँ से सिर्फ m3 आएगा, और ऐसे करते करते क्या आएगा, यहाँ से mn आएगा, mn आएगा, और किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो अब आप क्या लिख दोगे, इसे आप लोग लिख दोगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, और ऐसे करते करते mn rn वेक्टर किसके बराबर, ये आया बराबर RCM वेक्टर, और m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ठीक है, इस मान के ये क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। अब आप लोग क्या कर लोगे, अब आप लोग इसमें RCM का मान लिख दोगे। RCM वेक्टर बराबर कितना आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn वेक्टर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, और ऐसे करते करते कौन आ जाएगा, mn आ जाएगा। ठीक है, RCM वेक्टर जो है अपना कितना प्राप्त हो जाएगा, RCM वेक्टर प्राप्त हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस mn। इस तरीके से जो है आपको मान प्राप्त हो जाएगा। आपको लास्ट फॉर्मूला याद होगा जो आपने द्विकर्ण तंत्र की बात की थी, उसमें समीकरण स्टार लिखी थी। समीकरण स्टार की यदि आप लोग तुलना करके देखो तो समीकरण स्टार सिर्फ 2 कणों के लिए थी और इतनी समीकरण प्राप्त हो रही थी, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त हो रही थी। ठीक है, यदि अपने कणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जैसे कणों की संख्या बढ़ाते हैं तो ये उसी तरीके से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी समीकरण। जैसे n कणों के लिए अपने इसे लिख दी, आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो, RCM वेक्टर इक्वल RCM वेक्टर इक्वल समीशन mi ri वेक्टर और समीशन mi कहाँ से कहाँ तक भी, 1 से लेकर के n तक और 1 से लेकर के n तक। तो ये जो आपके पास में फॉर्मूला बना है, ये आपके पास में क्या है, जो विभिन्न कणों के आपके पास में तंत्र है, विभिन्न कणों से मिलकर के बना हुआ उसका स्थिति सदिश है। ठीक है, विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ जो आपके पास में तंत्र बन रहा है, n कणों का आपके पास में जो निकाय है, उस निकाय का स्थिति सदिश कितना प्राप्त हो रहा है, RCM वेक्टर इक्वल समीशन mi ri वेक्टर अपॉन समीशन mi हमें प्राप्त हो रहा है। और i का मान फिर से मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। i का मान अपने 1 से लेकर के n तक है। i अपने कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, 1 से लेकर के n तक लिखा गया है। अब आगे अगर अपने बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इस समीकरण में, इस समीकरण को यदि आप लोग देखो तो इस समीकरण के अंदर अपने क्या लिख रखा है, अपने लिख रखा है निकाय का कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 और ऐसे करते करते आ रहा है mn। ठीक है, और अपने इसे समीशन के रूप में क्या लिख देते हैं, समीशन के रूप में अपने लिख देते हैं समीशन mi, और i का मान 1 से लेकर के कहाँ तक लिखा गया है, n तक लिखा गया है, जो किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर है। यानी समीशन mi जो है और i का मान 1 से n तक लिखे तो वो किसे व्यक्त कर रहा है, वो आपके पास में पिंड जो है उसके कुल द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। तो इसे आप लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो कि आपका जो RCM वेक्टर आ रहा है,
RCM वेक्टर। इस RCM वेक्टर को अपने क्या लिख सकते हैं, इस RCM वेक्टर को अपने ये भी लिख सकते हैं, RCM इक्वल समीशन 1 से n तक और MI RI वेक्टर अपॉन कैपिटल M। RCM वेक्टर इक्वल समीशन MI RI वेक्टर अपॉन कैपिटल M और इसका मान 1 से n तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है।